टू आवर क्लासरूम। जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख सकते हैं, तो मैंने अलजेब्रा जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैथ है उसका सिलेबस लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। तो मैंने यूनिट वाइज सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं। इस मैथ में टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं और जिनका यूनिट वाइज डिवीजन ऐसे है कि पहले जो 2 यूनिट्स हैं उनमें 3 चैप्टर्स आएंगे और जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं उनमें 2 चैप्टर्स हैं। और आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सबसे इजी मैथ होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे इजी मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इफ़ यू नो द प्रोसीजर तो आप कर सकते हो उसको। जबकि अदर जो मैथ है, कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री, उनमें आपको थोड़ी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, या फिर कह लो कि कंप्यूटेशनली ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, थ्योरम ज़्यादा है, तो थ्योरेटिकली ज़्यादा पोर्शन होगा वहाँ पे। तो इस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर सबसे बेसिक से स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी है कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो आई थिंक वो पूरा ही चैप्टर एज इट इज ही है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड ऑल। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स है। एंड देन सेकेंड चैप्टर है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये अब नया कंसेप्ट आया है और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अलजेब्रा को पूरे सारे चैप्टर्स कीजिए, क्योंकि आपके नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो आगे जाके एमएससी में या एमएससी के बाद नेट क्लियर करेंगे, तो उनके लिए ये मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पे सारे ही चैप्टर कवर करूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे, सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स करेंगे, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देन थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसा होगा कि अगर आप मान लो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बट एक तो पहली बात ये रहेगी कि वहां पे आपकी कोई गारंटी नहीं है कि सच में ही आपको ऐसा मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने जो सा चैप्टर छोड़ा है उसमें से ही 2 क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि एक पार्ट एक क्वेश्चन में और एक पार्ट दूसरे क्वेश्चन में एक ही चैप्टर से, तो आपका क्वेश्चन फिर भी रह सकता है। और दूसरी चीज मैंने अभी बताई कि आपके नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देन सेकंड यूनिट में हमारे ये 3 चैप्टर्स हैं। एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैट्रिसेस को कैसे यूज कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सेकंड इज ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस क्या होती है। हमने 12th क्लास में सिर्फ रियल मैट्रिसेस पढ़ी हैं, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो किस तरह की मैट्रिसेस होंगी और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो यहाँ पे आएंगी। एंड देन सिक्स्थ हमारा जो चैप्टर है वो है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद यूनिट 3 में हमारे पास क्या आएंगे, हम ये देखेंगे कि जो एक इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट्स में और उसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर आप सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं तो वो इस टाइप की होगी, ax² bx + c = 0। तो ये जो a b एंड c है ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इन कोफिशिएंट्स का इसके रूट के साथ, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, सपोज अल्फा एंड बीटा, दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इन रूट्स का इन ए बी सी के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक एंड ऑफ ऑल एंड डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए। ओके, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। देन उसके बाद 4th यूनिट में हमारे पास ये है कि जैसे कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 9th 10th क्लास में सीख लिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, -b + -√b² - 4ac/2a, वो वाला। बट अगर हमारी जो डिग्री है वो हायर हो जाए तो आप क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक का मतलब 4 डिग्री का पोलिनोमियल, उनको आप कैसे सोल्व करोगे, तो उनके लिए कुछ मेथड्स यहाँ पे बताए जाएंगे और वो चीज़ हम यहाँ पे सोल्व करना सीखेंगे। एंड देन लास्ट इज डिस्कार्ड ए रूल ऑफ साइंस। ये कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसमें आप सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि उसके पास कितने रूट्स किस तरह के होंगे। सपोज मैं आपसे पूछूं कोई एक इक्वेशन दे दी कि उसके पास कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, कितने नेगेटिव रूट हो सकते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों के लिए रूल बनाए गए हैं। तो ये हमारा लास्ट 10th चैप्टर होगा।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस अलजेब्रा मैथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस, और इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आप सबने ये 12th क्लास में पढ़ा है ना। तो वही है, कुछ बेसिक ही है कि मैट्रिसेस की टाइप क्या होंगी और फिर हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो मैट्रिक्स की ही है। और जैसा कि आई थिंक 12th क्लास में आप सबने पढ़ा भी है कि मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है। वो एक रेक्टेंगुलर एरे होती है और जिसके अंदर या तो एलिमेंट्स होंगे या तो नंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे, है ना। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स is an ordered array of either of elements means numbers। so उसके अंदर बेसिकली कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स का मतलब या तो नंबर्स हो, जैसे कि रियल और कॉम्प्लेक्स समथिंग, आइदर नंबर्स, और फंक्शंस भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि उसके पास एक स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर होगा कि इस तरह से ही लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये भी लिख लो, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर बिकॉज रेक्टेंगुलर मीन्स या तो वो इस शेप की होगी, ओके, या फिर इस शेप की हो सकती है ऐसे। तो और किसी शेप की नहीं हो सकती, आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको, ओके। मतलब ऐसा ये किस टाइप से दिख रहा है आपको, रोम्बस टाइप ना, हाँ। और किसी और टाइप से भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे है और मान लो एक ऐसे, तो ये कुछ ट्राइपेजॉइड टाइप। तो ऐसी ये चीजें नहीं होंगी रेक्टेंगुलर शेप में, कि उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होती है या तो वो इक्वल हो सकते हैं, नॉन इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर या फिर आप स्क्वायर लिखोगे तो रेक्टेंगुलर की ही एक पर्टिकुलर टाइप है, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ तो वो स्क्वायर बन जाएगी। तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे जिसके अंदर हम सारी चीजें ऑर्डर से लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ऐसे कोई G1, G2, G3, कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, ओके। एनीथिंग, आयोटा लिख दो इधर, तो ये भी एक नंबर है बेसिकली। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एन मैट्रिक्स, ओके। इसके बाद अब हम टाइप्स देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज जीरो। जीरो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो वो किसी भी उसकी हो सकती है साइज की। अभी हमने कोई साइज या ऑर्डर की बात नहीं की है, तो अभी हम सिर्फ क्या कहेंगे, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो मैं अभी यहाँ पर एलिमेंट्स ही लिखूंगी बार बार, क्योंकि एलिमेंट्स का मतलब या तो सारे फंक्शन जीरो हो जाए या फिर सारे नंबर जीरो हो जाए। अगर फंक्शंस का मैट्रिक्स है तो फंक्शन जीरो होने चाहिए, ठीक है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज आपकी ऐसे है कि 2 ही एंट्रीज इधर है और 2 ही एंट्रीज इधर है, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए जीरो। और अगर वो रेक्टेंगुलर है, सपोज ऐसे, तो ऐसे होनी चाहिए। क्लियर एंड सो ऑन, मतलब ऐसे भी हो सकती है रेक्टेंगुलर। तो ये सारी मैट्रिक्सेस क्या है, जीरो, जीरो मैट्रिक्स। नाउ उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो रेक्टेंगुलर है ना, वो मोस्ट जनरल फॉर्म बताती है आपको। तो अगर आप रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ को इक्वल ले लो तो उसमें क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आई थिंक हमें पहले रो और कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स, जो भी एंट्रीज हॉरिजॉन्टली लिखी जाती हैं
उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकली होंगी उनको कॉलम्स बोलेंगे। तो अगर मैं कोई भी ऐसे मैट्रिक्स लिख रही हूँ ABCD, तो दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो, दिस इज माई फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1, दिस इज माई कॉलम 2। क्लियर? तो इस तरह से हम लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें जितनी रो हो उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके पास 2 रो है और 2 कॉलम है, तो आपको दिख रहा है कि जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी ब्रेथ है इस मैट्रिक्स की। तो ये क्या हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर मैं ऐसे कर दूं, सपोज ABCDEF, अब आपको पता है कि इसकी लेंथ ज्यादा और ब्रेथ कम है, तो इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसमें हमारी रोज कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो in this matrix, when number of rows is equal to number of columns, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ आपकी एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो शुड बी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही मिलेगी, वर्टिकल लाइन कितनी भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, इसमें क्या है, आपके पास कॉलम कितनी है? 3, और रो कितनी है? 1। तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। ये क्या है, सपोज मैंने ऐसे लिखा, तो इसमें देखो रो 1 है ना, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम कितनी भी हो, कॉलम 1 हो तो भी चलेगा, 1 से ज्यादा है तो भी चलेगा, तो ये भी हमारी क्या हो गई, रो मैट्रिक्स। क्लियर? और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम बीच में कोई कोमा नहीं लगाएंगे, ऐसे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? तो यू शुड गिव अ सफिशिएंट स्पेस कि आप दिखा सको कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अलग अलग है। तो ये ए और बी के बीच में मैंने इतना स्पेस दिया ताकि पता लगे ओके सेकंड कॉलम स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें एक नंबर ऑफ रो हो, कॉलम कितने भी हो, तो एंड नंबर ऑफ रो इज 1। क्लियर? रोज के नंबर कितने होने चाहिए? 1। सिमिलरली फॉर कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। सो व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ऐसे लिख दो ABC, इसमें कॉलम कितने हैं? 1, रो कितनी है? 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं यही लिखूं वापस से, तो इसमें कॉलम चेक करो, कॉलम 1 है, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो दिस इज द ओनली मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है एट द सेम टाइम। ओके? तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके 1 हो, रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम उसके डायगोनल की बात कर सकते हैं। तो पहली बात तो स्क्वायर। ओके? क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल लिखोगे ना, सपोज आपने ऐसे लिखा ABCDEF, तो इसका रेक्टेंगल क्या बनेगा, आप ऐसे करोगे, है ना? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो आप क्रॉस करके जा रहे हो तो ये वाली कॉलम का भी कुछ एलिमेंट लेना चाहिए था उसको, बट इसका इसने कोई नहीं लिया, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। जब आप कॉलम में लेफ्ट इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन पे जाओगे तो आपको बीच की सारी रोज, बीच की सारी कॉलम्स लेनी चाहिए, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। और हमेशा जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो दिस इज द ओनली डायगोनल, इसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे। वैसे हम ज्योमेट्री में इसको भी डायगोनल बोलते हैं, इसको भी डायगोनल बोलते हैं, बट इन मैट्रिक्स सिर्फ इसको डायगोनल बोला जाएगा।
तो पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्क्वायर। एंड देन पहली बात तो चलो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं, 2 क्रॉस 2 की लिखे ऐसे, जिसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है। अब इसका डायगोनल ये है, ये वाला, मतलब कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो और डायगोनल के छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो। ओके, तो ऑल द एलिमेंट्स प्लस all elements other than diagonal elements should be zero. क्लियर? तो डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे वो हमारे सारे जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखो, तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 की लिख सकते हो, तो डायगोनल को छोड़ के जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, कुछ भी हो सकता है, इधर आयोटा लिख दो, इधर माइनस आयोटा, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज दिस स्केलर इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसलिए इसके नीचे लिखी गई है, इससे इनहेरेंट है ये। तो इसमें क्या है कि पहले जो भी मैट्रिक्स स्केलर है पहले तो वो डायगोनल होनी चाहिए। तो फर्स्टली डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या, उसके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो पहली बात, तो दूसरी बात उसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। अब कंडीशन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे बच गई। अब इसमें क्या है, प्लस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। इसमें ऐसा नहीं था, जो डायगोनल मैट्रिक्स थे उसमें मैंने एक बार 1 लिखा, फिर आयोटा लिखा, फिर माइनस आयोटा लिखा, वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ओके, तो इस टाइप की, जैसे 2 लिखा तो यहां पर भी 2 आना चाहिए और बाकी जीरो होने चाहिए। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अभी मैंने जैसे आयोटा लिखा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा, बाकी जीरो, तो इसको स्केलर बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट, अब ये इसकी भी स्पेशल टाइप है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो ये मैट्रिक्स पहली बात तो हमारी स्केलर होनी चाहिए। स्केलर का मतलब उसके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, पहली बात तो स्केलर हो, प्लस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। तो अब ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डायगोनल के एलिमेंट 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते। इसमें तो आप डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी लो बट सेम लो, जैसे 2 लिया था, आयोटा आयोटा लिया मैंने, चलेगा। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उसने कहा है कि अगर आप ले रहे हो तो 1 होना चाहिए डायगोनल पे और बाकी सारे जीरो होने चाहिए। सिमिलरली हियर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी। तो इनको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ट्रायंगल बनना चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल में भी पहली बात तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। सेकंड थिंग इज, ट्रायंगल हमारा 2 टाइप से हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। सपोज आपकी ये मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो या तो आपका ट्रायंगल ऐसे बन सकता है जो कि आपको लोअर ट्रायंगल दिख रहा है, या फिर आपका ट्रायंगल ऐसे बन सकता है जो कि अपर ट्रायंगल। तो इट डिपेंड्स कि कैसा बनाना चाहते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर में ये दिखेगा, अपर ट्रायंगुलर में ये दिखेगा। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि all the elements
ये हमारा बीच में डायगोनल है, डायगोनल से नीचे वाले वो हमारे कुछ भी हो सकता है, बट डायगोनल से ऊपर वाले हमारे 0 होने चाहिए। तो ऑल द डायगोनल्स अबोव डायगोनल शुड बी 0। इसका मतलब क्या कहा मैंने कि अगर आपने सपोज 2x2 की मैट्रिक्स बनाई, तो यहाँ पे आपके कोई भी एलिमेंट है, मान लो 1 0 3, बट डायगोनल से ऊपर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इस साइड, इस वाले पोर्शन में, वो सारे 0 होने चाहिए। तो ये आपकी क्या बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो इस ट्रायंगल से ऊपर आपका क्या होना चाहिए, 0। इसी तरह से आप 3x3 की लिख सकते हैं, ABCDEF, और यहाँ पर 0 0 0, ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। एंड सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब all the elements below diagonal should be 0, other way around। ओके तो इसका मतलब क्या होगा कि डायगोनल से हम नीचे देखना है वो सारे 0 होने चाहिए। तो ABCDE इधर F और ये 0, तो ये हमारी हो गई अपर ट्रायंगुलर। देखो आप अपर ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे, तो ये हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से। इनमें भी एक टाइप होती है स्ट्रिक्ट लोअर स्ट्रिक्ट अपर, वो भी देखो। स्ट्रिक्ट लोअर एंड स्ट्रिक्ट अपर। स्ट्रिक्ट लोअर वो होती है जिसमें डायगोनल के भी एलिमेंट 0 हो जाए और प्लस लोअर भी हो। तो इसका मतलब क्या है, तो लोअर तो होनी चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल 0 हो, डायगोनल इज इक्वल टू 0, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। सिमिलरली फॉर दिस, इसमें क्या होना चाहिए, अपर प्लस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर। तो अगर मैं इन एग्जांपल्स में बताऊं आपको, तो अगर मैं यहाँ पर A D और F को भी 0 कर दूं, तो ये हमारा डायगोनल नहीं आ रहा है ना, तो डायगोनल से नीचे वाले सारे नॉन 0 है और ऊपर और डायगोनल पे भी 0 है, तो ये हमारी स्ट्रिक्ट लोअर हो गई। सिमिलरली यहाँ पर आप यहाँ पे 0 0 0 कर दो और यहाँ पर B C और E बच गए हैं, तो ये हमारी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करवा दिया क्योंकि हमने 12th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद आता है सब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज। देखिए सब मैट्रिक्स, तो जैसे सबसेट होता है वैसे ही सब मैट्रिक्स होता है। तो अगर मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दूं, ABCDEF, कुछ भी दी मैंने, है ना, कैसे भी हो सकती है, ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इसी टाइप की हो। तो अगर आप इसके कुछ कुछ एलिमेंट उठा लो तो वो उसकी क्या बन जाएगी, सब मैट्रिक्स। तो सपोज मैंने इसकी सिर्फ फर्स्ट रो उठाई और 2 कॉलम उठा ली ये वाली, तो जो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ना वो ले लो आप। तो जैसे कि फर्स्ट रो में ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट आएगा और ये भी आएगा, बट ये वाला एलिमेंट मेरा थर्ड कॉलम में है, बट मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी 2 ही कॉलम आए, तो इसका मतलब मेरी सब मैट्रिक्स हो जाएगी A और B, फर्स्ट रो सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि मेरी फर्स्ट 2 रोज आए, फर्स्ट 2 कॉलम्स आए, तो मैं ऐसे लिख दूंगी ABDE, तो ये भी इसकी क्या है, सब मैट्रिक्स। आप एक रो एक कॉलम भी ले सकते हैं। अगर आपने लिया कि फर्स्ट रो चाहिए थर्ड कॉलम चाहिए, तो आपके पास सिर्फ C एलिमेंट आएगा। क्लियर। तो जस्ट काइंड ऑफ सबसेट ही है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी रो, कौन सी रो चाहिए, कौन सी कॉलम, कितनी कॉलम चाहिए,
वो आप लिख दीजिए। तो दिस इज नॉन एज सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि मैट्रिक्स का साइज चेंज कर देता है पूरा। तो अगर आप रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। तो जैसे कि अभी हम मैट्रिक्स लिखेंगे A B C D E F, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में जो रो है उनको कॉलम बना दूं और जो कॉलम है उनको रोज बना दूं तो वो इस तरह से बन जाएगी ना, A B C D E F। तो ये क्या हो गई, ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गई। पूरा साइज सपोज करो फ्लिप कर दिया, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स को A नाम दूं तो ट्रांसपोज यूजुअली डैश लगा के किया जाता है, तो ये हो जाएगा A डैश। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, तो वो हमारी बन जाएगी ट्रांसपोज। बस अभी लास्ट थिंग इज ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आप ये देख लो कि उसके अंदर कितनी रोज है और कितनी कॉलम है मैट्रिक्स के अंदर। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई, क्रॉस का सिंबल लगाना, मल्टीप्लाई करनी नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। अगर ये m है और ये n है तो m क्रॉस n इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। और वो हमेशा लिखा जाता है मैट्रिक्स के राइट पोर्शन में, बॉटम में, तो यहाँ इस वाली जगह पर। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहती हूँ तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 3, 6 नहीं लिखेंगे, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो लिखेंगे 3 क्रॉस 2, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं ये मैट्रिक्स लूं, कुछ भी एलिमेंट है तो 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एंड इस तरह से, क्लियर। तो आई होप आप सबको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स होती क्या है एग्जैक्टली और उसके टाइप्स कौन सी है, ट्रांसपोज क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स के 1-2 थ्योरम्स भी हैं, वो देखनी पड़ेंगी कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, और फिर उसके बाद इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो ये हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 12th क्लास में आप सबने पढ़ रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।